जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 4th चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हम इसमें मोशन के बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं नेचर में काफी सारी चीज कैसे है, मोशन में है, मूव कर रही है। अगर आप कोई हेडिंग लिखोगे इस चैप्टर की तब भी आपके हाथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। मच्छर को आप देखोगे वो भी मूव कर रहे हैं, उनके विंग्स भी मूव कर रहे हैं। आप कहीं बाहर घूमने जाओगे वो भी मूव कर रहे हैं, उनके टायर भी मूव कर रहे हैं। जिस अर्थ पे आप हो वो भी सन के अराउंड मूव कर रहा है, अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो अगर आप इन मोशन को डायरेक्टली समझना चाहो तो ये हो जाएगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सीधा इनके मोशन को समझना जाओ। तो हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनका एक मॉडल निकालते हैं, यानी इजी वर्जन निकालते हैं जिसे हम पहले समझते हैं और फिर थोड़े थोड़े करके एडवांस चीजों पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर आपका मोशन का सबसे इजीएस्ट वर्जन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ेंगे जो आप समझ सको। जैसे आपने पहले लेटर लिखना स्टार्ट किया था, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस पे आए थे और अब धड़ाके से बोलते हो। तो क्या होता है, जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, धीरे धीरे चीजें एड अप होनी स्टार्ट हो जाती है और आप इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होते। अगर मैं सीधा ही 12th क्लास का एक सवाल लिख दूं और कुछ भी ना समझाऊं, आपको सीधा वहीं से समझाने लगूं तो आपको समझ नहीं आएगा, आप वीडियो कट करके भाग जाओगे। ऐसा ही होता है। तो क्या है इस चैप्टर में मोशन का सबसे इजीएस्ट वर्जन। आपने 8th क्लास तक 3 टाइप की मोशन पढ़ी होगी। लीनियर मोशन यानी कि जो सिर्फ एक ही लाइन पे मूव करे। जैसे सर्कस में क्या होता है, एक रस्सी के ऊपर एक जोकर चलता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ उसी रस्सी पे चलने का ऑप्शन उसके पास है, यानी वो स्ट्रेट लाइन में चल सकता है। तो ये कैसा एग्जांपल है, लीनियर मोशन का एग्जांपल है। अगर जो दीवारों पे घड़ी टंगी हुई होती है यानी क्लॉक, तो उसमें जो सुइयां होती है वो उनके पास क्या ऑप्शन है मूव करने का, सिर्फ गोल गोल घूमने का ऑप्शन है उनके पास। यानी वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर पाथ पे वो सिर्फ गोल गोल मूव कर सकता है। वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अब आपने एक ऐसी भी घड़ी देखी होगी, ज्यादातर ये हॉरर पिक्चर में देखी होगी आपने। एक घड़ी होती है सिंपल, जैसे दीवार पे टंगी होती है क्लॉक, और उसके नीचे होता है पेंडुलम जो ऐसे ऐसे करके मूव होता है। और ये कब बंद हो जाता है, जब भूत आता है। तो ये कैसे मूव हो रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये आपने 8th क्लास तक पढ़ा था। हम इसमें क्या करेंगे, मेनली लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और एंड में थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन के बारे में भी थोड़ा हम क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे। और हायर क्लास में आप इसके साथ साथ क्या करोगे, और चीजें ऐड करोगे और उसके बारे में पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सिंगल एक लाइन पे मूवमेंट कैसे होता है, मोशन कैसे होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो लीनियर मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो वो कैसा है, लीनियर मोशन है। जैसे कि अगर मैं इसको नीचे गिराऊं तो ये सीधा नीचे गिरेगा, एक ही लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ऐसा तो नहीं है मैं यहां गिराऊंगा और ये ऐसे घूम के आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे ट्रैवल कर रहा है, लीनियर मोशन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और एक और जोकर वाला एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप और आपके दोस्त दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो और आप सपोज क्या कर रहे हो, एक ही वीडियो देख रहे हो साथ साथ। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप बोलोगे 500 मीटर। आपका दोस्त जो एक साथ अभी बैठे हैं फिलहाल, वो बोलेगा कि 300 मीटर। तो दोनों के लिए डिस्टेंस चेंज कैसे हो गई, यानी कि आप क्या बता रहे हो, आप अपने अपने घर से डिस्टेंस बता रहे हो स्कूल की, कि आपके घर से दूरी है 500 मीटर और आपके दोस्त के घर से दूरी है 300 मीटर। तो ये डिस्टेंस कैसे चेंज हुई, स्कूल तो वही है, स्कूल वही है,
तो डिस्टेंस क्यों चेंज हुई? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने घर से डिस्टेंस बता रहे हो। तो जो आपने अपने घर को एक फिक्स्ड पॉइंट बताया वही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। अ फिक्स्ड पॉइंट चोजन टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां स्कूल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप बता रहे हो कि वो कितनी दूर है हमारे इस घर से। तो हमारा घर क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे यहां पे आपने एक पॉइंट मान लिया और यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर की। अब ये यहां से अगर देखें तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। तो ये तो फिक्स है अपनी जगह पे, ये तो फिक्स है। आप क्या कर रहे हो, आप इस पॉइंट को चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब आप किसी की भी पोजीशन बता सकते हो। कैसे कि आपको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, यानी रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कि आप उस पॉइंट से बताओगे कि वो चीज कितनी दूर है और कहां पर है। ठीक है, अब हमने रेफरेंस पॉइंट को देख के ये बता दिया कि एक चीज कितनी दूर है, लेकिन आपने यहां पे क्या नहीं बताया, डायरेक्शन। आपका स्कूल 500 मीटर दूर है, तो मैं जाऊं कहां, लेफ्ट, राइट, सीधा, नीचे, ऊपर, कहां जाऊं? तो यानी कि पोजीशन बताने के लिए आपको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है। तो फिजिक्स में कैसे बताते हैं डायरेक्शन, और इस रेफरेंस पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम, ओरिजिन भी कह सकते हैं, यानी ओ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और आप सपोज मेरे यहाँ ऐसे खड़े हो, इस साइड फेस करके और मैं उस साइड फेस करके, और अगर कोई बोले आगे चलो, तो आप इधर जाओगे, मैं इधर जाऊंगा, लेकिन दोनों तो अपनी जगह सही है कि दोनों कैसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि लेफ्ट जाओ, तो जो ऐसे खड़ा है वो बोर्ड के अंदर घुसेगा, और जो ऐसे खड़ा है वो आपके अंदर घुसेगा। तो यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो आप पोजीशन अगर बताओगे अपने घर से कि मैं लेफ्ट निकलूंगा और लेफ्ट से 500 मीटर दूर मेरा स्कूल है, तो अगर मान लो कोई ऐसे करके निकला, तो लेफ्ट क्या वो ऐसे जाएगा? तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, कुछ चीज चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन हट जाए। तो फिजिक्स में क्या होता है, जैसे आपने नंबर लाइन देखी है मैथ में, ऐसे ही यहाँ पे भी डायरेक्शन होती है। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही देखेंगे। तो सपोज आपका यहाँ पे क्या है, स्कूल है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो आप बताओगे मैं कहाँ जाऊंगा, सीधा जाऊंगा। तो इसको हमने बोल दिया पॉजिटिव, और अगर पीछे होता तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है कि अगर आप सीधा जा रहे हो तो इसको आपने बोल दिया पॉजिटिव, और अगर आप ऐसे पीछे जा रहे हो तो इसको आपने बोल दिया नेगेटिव। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो कि आप ये पॉजिटिव ले सकते हो, ये नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, अगर ये आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव लेना ही लेना पड़ेगा, मतलब अपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन कैसे खत्म हुई, जैसे आपने बोल दिया कि राइट साइड वाली चीज क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि मेरा जो घर है वो इस मैप पे, ये सपोज छोटा सा मैप है एक, ठीक है, ये छोटा सा मैप है, और आप बोलोगे कि इस मैप पे पॉजिटिव 500 मीटर पे मेरा स्कूल है, तो मैं देखूंगा अच्छा इधर पॉजिटिव है तो इधर ही होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे 500 मीटर की यूनिट लिखी होगी, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ। पर अगर आप बोलते हैं कि नेगेटिव 500 मीटर है, तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, अच्छा नेगेटिव पीछे है तो इस साइड है, तो कंफ्यूजन खत्म हो गई ना। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में फिजिक्स में डायरेक्शन बताई जाती है। अब आप कैसे बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, मूव कर रही है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट से अपनी डिस्टेंस या अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो क्या है, मोशन में है। जैसे मैंने यहाँ फिक्स पॉइंट ले लिया और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो ऐसे ऐसे चेंज कर रहा हूं, तो वो ये मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले क्या होता था, हम ये सोचते थे
मतलब प्राचीन टाइम में, कि सूरज जो है वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के। लेकिन होता क्या है, अर्थ लगा रही है चक्कर किसके, सूरज के। आप देखोगे कि ऐसे सूरज निकलता है और ऐसे ढल जाता है, तो एक्चुअल में सूरज मूव कर रहा है? आप बोलोगे यस, क्योंकि दिख रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर निकलो, ब्रह्मांड में निकलो, स्पेस में जाओ, तो आप देखोगे अर्थ सूरज के चक्कर लगा रही है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सूरज को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, और जब आप धरती पे थे तो धरती को रेफरेंस पॉइंट मान के सूरज को देख रहे थे। रेफरेंस पॉइंट यानी कि उसके ऊपर चढ़ जाओ, बैठ जाओ। जैसे अर्थ के ऊपर आप खड़े हो, आप सूरज को देख रहे हो कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन आपने रेफरेंस पॉइंट जिसको माना है उसके रिस्पेक्ट में, यानी उसके ऊपर खड़े होके आप देख रहे हो, तो वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप वहीं सूरज पे बैठ जाओ, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो बैठने लायक हो, तो अगर बैठ गए तो आपको दिखेगा कि धरती क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कह सकते हैं, जब वो अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलेरेटर होता है, जब उस पे आप चढ़ते हो तो वो अपने आप ऊपर लेके जाता है, ठीक है। आप मूव कर रहे हो? नहीं कर रहे। किसके रिस्पेक्ट में? उस सीढ़ी के रिस्पेक्ट में, यानी एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे। लेकिन जो नीचे खड़ा है वो क्या बोलेगा, आप ऊपर जा रहे हो, यानी आप मूव कर रहे हो। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो आपको मूव करने की जरूरत होती है? नहीं, आप सीधा ऊपर पहुंच जाते हो। तो किसके रिस्पेक्ट में आप पहुंचे? जो नीचे इंसान खड़ा है, मतलब धरती पे, ग्राउंड पे, उसके रिस्पेक्ट में ऊपर गए हो। वरना आप तो बस खड़े थे ना, आपने मूव तो नहीं किया, मोशन तो नहीं किया। तो यानी रेफरेंस पॉइंट बताता है कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया है या वो रेस्ट पे है। क्लियर हो गया फंडा? ठीक है। अब इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल क्या होता है? जैसे आपने क्या किया, ये वॉच है, यहां 12 है, 6, 3, 9, सुई यहां पे थी। आप बोलोगे जब यहां पे आएगी मैं भागना स्टार्ट करूंगा, आपने भागना स्टार्ट किया, ये सुई यहां पे ट्रेवल हो गई, यहां पे आ गई ऐसे, और आप रुके और एकदम आपने टाइम देखा, तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि सपोज 12 बजे थे एग्जैक्ट, ठीक है, 12:0:0 ठीक है। जब आप रुके, आपने एकदम टाइम देखा 12:01 और 00, ठीक है, यानी आप 1 मिनट भागे, आपको पता चल गया। तो ये और ये क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है। मतलब उस टाइम जब आपने टाइम देखा तो वो क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या टाइम था, वो है इंस्टेंट ऑफ टाइम। और दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में कितना टाइम लगा, या ड्यूरेशन बिटवीन टू मूवमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल। स्टॉप वॉच में क्या होता है, जब आप पहली बार प्रेस करते हो तो वो 0 से स्टार्ट करता है, यानी 0 क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है। और जब आप दूसरी बार प्रेस करते हो, यानी वो उस मूवमेंट पे जब आपने प्रेस किया दूसरी बार, तो वो क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम दूसरे टाइम पे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इंस्टेंट ऑफ टाइम 0 है, अगर आप 0 को किसी नंबर से माइनस करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए स्टॉप वॉच क्या करता है, दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में क्या बताता है, टाइम इंटरवल बताता है, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे आपने घर बताया था 500 मीटर दूर है, यहां पे डायरेक्शन नहीं बताई, तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि पॉजिटिव 500 मीटर स्कूल है आपके घर से, तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है। अगर नेगेटिव बताते हैं आप, नेगेटिव 500 मीटर इस मैप पे, छोटे से स्ट्रेट लाइन मैप पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी डायरेक्शन भी बता दिया आपने कि पीछे की दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में है, और पॉजिटिव बताते तो इस दिशा में। यानी जब डायरेक्शन आ जाए मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी,
अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। देखो, सपोज आपका यहां घर है, यहां पर एक शॉप है, इसके बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस, यानी कि यहां से मैं स्टार्ट करूं और सीधी सीधी लाइन ले जाऊं और इससे कनेक्ट कर दूं, यही होगा सबसे छोटा पाथ। ठीक है, सबसे छोटा पाथ ये है और ये सपोज 100 मीटर की दूरी पे है और सीधा सीधा है। ठीक है, अब आप सामान लेने के लिए निकले घर से, आपका कोई दोस्त मिला, उसके साथ ऐसे 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 ऐसा ही होता है अक्सर, घूमते हुए इस डिस्टेंस पे पहुंचे। ठीक है, और फिर घर आ गए। तो अब देखो, आपको क्या बोलेगी आपकी मम्मी कि इतना टाइम कहां लगा? आप बोलोगे मैं सीधा ही गया था, सीधा ही आया। तो ये क्या बता रहे हो आप? डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा रास्ता बता रहे हो आप कि मैं सीधा गया था, सीधा रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। तो ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, जो आप मम्मी को बता रहे हो कि मैं सीधा गया था सबसे छोटे रास्ते से। लेकिन एक्चुअल में क्या किया था आपने? कितना ट्रैवल करा था आपने? ये सपोज 500 मीटर है, दोस्त के साथ 500 मीटर घूम लिए, तो ये क्या है? डिस्टेंस है। यानी कि आप एक्चुअल में जिस पाथ पे चल रहे हो तो कितना चल रहे हो वो डिस्टेंस है, और दो पॉइंट को बीच में एक लाइन जोड़ दो और वो लाइन कितनी बड़ी है, यानी उनके बीच में दूरी कितनी है, वो डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ोगे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसे एस से भी डिनोट करते हैं, आगे भी बताऊंगा मैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो ये जो एक्चुअल आपने कवर करी डिस्टेंस या दूरी, तो ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे छोटा रास्ता। और सबसे छोटा रास्ता कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होगा। दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में ही आपने ट्रेवल किया, सपोज आपको कोई दोस्त नहीं मिला, घर से निकले दुकान पे चले गए, तो सबसे छोटा ही रास्ता आपने ट्रेवल किया था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबसे छोटा ही रास्ता लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एथलीट ओरिजिन से स्टार्ट करता है भागना, यहां से 10 मीटर जाता है, फिर आगे 10 मीटर जाता है, यानी टोटल कितना हो गया? 20। फिर यहां से उसी रास्ते सीधा सीधा, ये वही रास्ता है, ठीक है, जिस रास्ते से गया है स्ट्रेट लाइन में, वापस आया और थोड़ा सा पास आया, और यहां पे क्या है? 5 मीटर। यानी कि पहले एथलीट 20 मीटर तक गया, फिर वापस उसी रास्ते 15 मीटर वापस आ गया। तो डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? डिस्टेंस होगी 20 + 15, टोटल जितना कवर करेगा वो, यानी 35 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एस इज इक्वल टू में, यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक पहुंचा, एंड में फाइनल में यहां तक पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 5 मीटर की। और डायरेक्शन क्या है? इस साइड अगर पॉजिटिव ले रखा है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होता है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर ये वापस पीछे की तरफ आता, ओरिजिन से भी आगे चला जाता वापस आते टाइम, और यहाँ 5 होता माइनस का, तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है एक्चुअली में? 20 इधर 40 और 5 इधर, यानी 45 हो जाती। और एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती? यानी ये इनिशियल पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया था, और ये फाइनल पॉइंट जहां पे उसने खत्म किया, तो यानी इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 5 मीटर की। लेकिन किस दिशा में है? उल्टी दिशा में, जिससे उसने स्टार्ट किया था, जिस डायरेक्शन में, वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और उससे उल्टी दिशा कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी आप क्या करोगे फिर? -5 मीटर बोलोगे। ठीक है, यानी वो कहां चला गया? पीछे चला गया। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमने क्या देखा?
टोटल पाथ ट्रेवल्ड हमारा डिस्टेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है इसमें, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती तो डिस्टेंस कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। डिपेंड्स ऑन पाथ, और पाथ पे डिपेंड रहेगी, यानी कि रास्ता कैसे लिया है, सीधे गए, लेफ्ट गए, राइट गए, फिर आप वापस टर्न हो गए, तो जैसा आपने पाथ चूज किया होगा उसी बेस पे डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। और जीरो क्या बताता है, जीरो यहाँ पे ये बताता है कि आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आप वापस आ गए। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, जब आप अपने इनिशियल पोजीशन से सीधा चले, यानी पॉजिटिव ले लिया आपने उसे, और फिर वापस मुड़ के कहां चले गए, अपने ओरिजिन से पीछे चले गए, तो यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। और पॉजिटिव तो सीधा रहा है। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों को ही हम किस में नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, यानी लेंथ इनकी कैसे नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनमें नापते हैं। एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, और किलोमीटर, सेंटीमीटर क्या है, अदर यूनिट है टू मेजर द लेंथ। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन एक ही हो, यानी सीधा गए हैं तो वो वापस मुड़ के पीछे ना आए। ठीक है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बराबर। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में जब एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। अब रेट ऑफ चेंज एक छोटा सा वर्ड है, ये इसका मतलब होता क्या है, यानी कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है कुछ टाइम में, तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यही क्या है आपका रेट ऑफ चेंज है। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो 2 घंटे में, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, आप 10 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 किलोमीटर आप हर 1 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। और यही होता है आपका स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया 2 घंटे में, तो स्पीड यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब एक बात ध्यान देना, एवरेज स्पीड आपको ये नहीं बताएगी कि आपने रास्ते में कितनी स्पीड रखी या कितनी तेजी से आप चले, ये बस ये बताती है कि अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते रहो, बीच में कोई भी स्पीड चेंज ना करो, तो 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल जाओगे। ये आपको ये बिल्कुल नहीं बताती कि आपने रास्ते में कितनी स्पीड चेंज करी, कितनी स्पीड रखी। ठीक है, तो ये बस एक मोटा मोटा अंदाजा लगाता है कि आप अगर इतनी स्पीड रखोगे तो इतने घंटे में पहुंच जाओगे। जैसे गूगल क्या करता है, आपको टाइम दिखाता है कि 45 मिनट में आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे, तो गूगल ने क्या कर रखा है, एवरेज स्पीड ले रखी है कि आप अगर इस एवरेज स्पीड से चलो तो इतने टाइम में पहुंच जाओगे। लेकिन एक्चुअल में क्या आप उतनी ही स्पीड से चलते हो, कभी भाई रुकना भी पड़ता है ट्रैफिक में, कभी आपको हाईवे साफ मिलता है तो जल्दी भी चलते हो, तो स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन एवरेज स्पीड से गूगल ने आपको बता दिया कि आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे, तो ऑलमोस्ट उतने टाइम में आप पहुंच जाते हो, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको बस जस्ट आइडिया देता है कि आप इतनी स्पीड से चलोगे तो इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लोगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और दोनों स्केलर क्वांटिटी है, यानी दोनों में डायरेक्शन नहीं है, तो एवरेज स्पीड भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि स्पीड या फिर एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ में, यानी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं है। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। यानी कि अगर 10 मीटर वो 1 सेकंड में चल रहा है तो वो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर ही चलेगा। तो क्या है यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम टाइम पे वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी इस पहले सेकंड में तो उसने 5 मीटर कर लिया ट्रेवल, दूसरे सेकंड में यानी 1 सेकंड बाद 1 सेकंड जो आया उसमें उसने 50 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर अगले सेकंड में उसने सिर्फ 1 मीटर ट्रेवल किया, यानी वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड क्या होगी, सेम होगी। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, आपने स्पीडोमीटर में देखा कि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और आपने वो मेंटेन रखी पूरे रास्ते, तो एवरेज स्पीड और नॉर्मल जो आपने स्पीड देखी है स्पीडोमीटर में, दोनों कैसी होगी, सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने रास्ते में कोई स्पीड चेंज नहीं करी, तो एवरेज स्पीड भी वही रहेगी, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और नॉर्मल जो स्पीड आप स्पीडोमीटर पे देख रहे हो वो अलग अलग होगी, ठीक है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जितनी डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में कवर हुई है, वही आपका है एवरेज वेलोसिटी। इसे हम s अपॉन टी से भी डिनोट करते हैं, v। v क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू में s अपॉन टी, ठीक है। s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, t यहां पे टाइम है। ये भी क्या बताता है, जैसे आपने यहां से इनिशियल पॉइंट है, यहां फाइनल पोजीशन है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे घूम के गए और यहां पहुंचे, ये है आपका एक्चुअल डिस्टेंस, लेकिन ये है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, ठीक है। तो ये बताता है कि अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करोगे तो इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी आपको रखनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, तब आप इस टाइम में पहुंच जाओगे। समझ नहीं आया, देखो सपोज यहां से यहां तक 10 मीटर है, ठीक है, आप जब ऐसे ऐसे घूम के जा रहे थे तो आपको 2 मिनट लगा समझ लो, ठीक है, 2 मिनट लगा, ये मीटर है ये मिनट है एम आई, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है 50 मीटर है, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी, एस 50/2, क्योंकि 2 मिनट लग रहे हैं, ऐसे ऐसे गए यहां पहुंच गए, तो यानी 25 मीटर पर मिनट, ये आपकी एवरेज स्पीड है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला पता है आपको, 10/2, यानी कि 5 मीटर पर मिनट। दोनों का मतलब क्या है यहां पे कि आप अगर 25 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलो तो 2 मिनट में यहां पहुंच जाओगे इसी रास्ते, ठीक है। ये तो एवरेज स्पीड ने बता दिया। एवरेज वेलोसिटी का फिजिकल मतलब क्या है कि अगर आप इस डायरेक्शन में सीधा चलो इस स्पीड से तो आप 2 मिनट में ये रास्ता कवर कर लोगे। आया समझ में, ठीक है। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में करोगे डिस्टेंस कवर तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन बता दिया आपने, ठीक है। इस डायरेक्शन में करोगे, यहां पे पहुंचना है आपको, शॉर्टेस्ट रास्ता ये है यानी डिस्प्लेसमेंट, और 2 मिनट में आपको कवर करना है, तो 2 मिनट में आप कवर करने के लिए ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डायरेक्शन बता रहा है, तो ये एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी क्या करती है, डायरेक्शन बताती है। ऐसा यूनिट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की मीटर पर सेकंड ही होती है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो ये मीटर डिवाइड बाय सेकंड हो गया, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसे हम मीटर सेकंड -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस
अगर पावर में हो तो उसका मतलब होता है वो डिवाइड में है, ठीक है, अपॉन में है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगी? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। ये कब बराबर होंगे? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब वो वापस मुड़ के नहीं आ रहा, ठीक है। अब आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप घर से निकले, ठीक है, आपने रास्ते में टाइम देखा, उस मोमेंट पे क्या स्पीड दिखा रहा था स्पीडोमीटर, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और उसी में अगर डायरेक्शन भी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, ठीक है। तो वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने एक्सेलरेटर सुना है, बाइक में होता है, कार में होता है। जब उसे घुमाते हैं या प्रेस करते हैं तो जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो और तेजी से जाने लगती है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी कितनी वेलोसिटी का चेंज आ रहा है कितने टाइम में, वो क्या है? एक्सेलरेशन है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। अगर आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हो गाड़ी, ठीक है, और एक्सेलरेटर खींचने के बाद 20 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड, तो कितने का चेंज आया वेलोसिटी में? क्योंकि मैं डायरेक्शन भी क्या कर रहा हूं? इंक्लूडेड कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे यही लेके चल रहा हूं। तो जब भी क्या हुआ? 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई, कितने सेकंड में बढ़ी? मान लो 2 सेकंड में बढ़ गई, तो वो स्पीड कितना चेंज आया? 10 किलोमीटर का चेंज आया, 10 किलोमीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो आपने क्या किया? 20 किलोमीटर पर आवर फाइनल आपकी वेलोसिटी हो गई। पहले आपकी थी 10 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में चेंज आया? 2 सेकंड में आया सपोज, या 2 घंटे में मान लो, क्योंकि यूनिट सेम रखनी होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो कितने टाइम में चेंज हो रही है, वही क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। अब एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड। तो हम क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जब करते हैं तो स्पीड तेज होती है, जब आप ब्रेक मारते हो तो स्पीड कम होती है। तो जब आपने एक्सीलरेटर खींचा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, और उसी डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। जैसे अगर मैं भागता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, और कोई मुझे पीछे से धक्का मार दे तो मैं और तेजी से भागने लगूंगा, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी, हो सकता है डायरेक्शन भी उल्टी हो जाए अगर ज्यादा तेज एक्सेलरेशन हुआ उल्टी डायरेक्शन में। जैसे मैं भागते हुए जा रहा हूं, सामने से कोई आ गया उसी एक्सेलरेशन से, तो उसने मेरे को टकराया और वहीं हम रुक गए। तो इसमें क्या हुआ? मेरी वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्या हुआ? मेरी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन लगा मेरे पे, यानी उल्टी डायरेक्शन में, तभी मैं रुक गया। अगर वहीं सपोज कोई हेल्थी इंसान आ रहा हो और वो मेरे से टकराए तो मैं पीछे जाके गिरूंगा, तो यानी मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, यानी उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उससे उल्टी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लगेगा, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी और कम होगी, ठीक है। चेंज तो होगी, ये तो हमें पता है, कम होगी। जब उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है। तो क्या हुआ वहां पे?
वेलोसिटी कम हो गई, यानी नेगेटिव डायरेक्शन से क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था हमने कि एट पर्टिकुलर टाइम पे क्या मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब एट पर्टिकुलर मोमेंट पे यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है, यानी उस टाइम पे स्पीड कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर मैं इस मार्कर को ऊपर ऐसे फेंकता हूं तो ये एक टाइम के ऐसे ऊपर जाती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है, यानी वेलोसिटी कम होती है। तो ऊपर जाता है ऐसे, यहाँ पे आता है और ये रुक जाता है एट पर्टिकुलर मोमेंट पे। अगर इसे स्लो मोशन में देखो तो यहाँ पे एक रुका हुआ दिखाई देगा और फिर धीरे 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 क्या करेगा, ये नीचे आएगा। तो यानी कि कोई एक्सेलरेशन लग रहा है जो धरती की तरफ है, वो किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से। जब मैंने इसे ऊपर फेंका तो मैंने तेज फेंका, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, रुका, यानी एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है। ठीक है, जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जब ऊपर से मैंने इसे छोड़ा तो नीचे की तरफ ये तेजी से जाना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे तेज होगा। तो यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस दिशा में है, उसी दिशा में है जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी कह लो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसे हम डिनोट करते हैं जी से, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसी के आसपास वैल्यू होती है। कैलकुलेशन की वजह से 9.8 ले लेते हैं, कहीं कहीं पे 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब एक सवाल है, धरती के अंदर ग्रेविटी क्या रहेगी और धरती के बहुत ऊपर यानी स्पेस में क्या ग्रेविटी रहेगी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी लोड लेना नहीं है। ठीक है, अभी आपको आप यही ध्यान रखना है कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब इन सबको मैं एक स्टोरी से समराइज करता हूं। सपोज आपको गाड़ी चलानी आती है और आपके घर के दरवाजे से एक हाईवे निकल रहा है जो आपके दोस्त के घर के दरवाजे तक जाता है। ये हाईवे बिल्कुल सीधा सीधा है, 60 किलोमीटर का ये हाईवे है। ठीक है, अब आप जब घर में थे तो पड़ोस वाली आंटी ने आपको देखा कि आप घर के अंदर हो। ठीक है, अब आप निकले, आपने टाइम देखा। ठीक है, सपोज 7 बज रहे थे एग्जैक्ट। आप निकले गाड़ी लेके, गाना चलाते हुए गाड़ी लेके निकले, आपने फिर टाइम देखा और उसी टाइम आपने क्या किया, स्पीडोमीटर देखा क्या रीडिंग दे रहा है। सपोज 30 आई, आगे गए, फिर टाइम देखा, फिर देखा 20, फिर टाइम देखा, फिर स्पीड देखी 10, और ऐसे ही करते करते आप दोस्त के घर पहुंच गए और 2 घंटे आपको लगे। ठीक है, अब जब आप निकले तो जो आपने टाइम देखा वो क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट पर्टिकुलर मोमेंट क्या टाइम था वो देख लिया। बीच बीच में भी आप यही कर रहे थे, और जब आप दोस्त के घर पे पहुंचे तो क्या देखा आपने टाइम कि 9 बज गए एग्जैक्ट। तो 7 और 9 के बीच में जितना भी ड्यूरेशन है वही क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, 2 मोमेंट है टाइम के, आपने एक घर से निकलते हुए टाइम देखा था और एक लास्ट में टाइम देखा, तो ये 2 मोमेंट है। ठीक है, और इनके बीच में ड्यूरेशन टाइम इंटरवल है। ठीक है, अब आप अपने दोस्त से बोलते हो कि मैं 7 बजे निकला था और 2 घंटे में यहां पहुंच गया। डिस्टेंस 60 किलोमीटर है टोटल, 2 घंटे में पहुंच गए, तो एवरेज स्पीड क्या बता दोगे आप अपने दोस्त को कि हाँ ज्यादा तेज नहीं चलाई, मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला के आया हूं, तो एवरेज बताया। लेकिन आपने बीच बीच में जब टाइम देखा तो उस टाइम स्पीड भी देखी थी, लेकिन कभी 20 थी, कभी 10 थी, कभी 30 थी, यही थी। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड अलग होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग होती है। सेम कब होगी, जब आप सेम स्पीड से पूरे रास्ते गाड़ी चलाते। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या बताती है कि वो अगर आप स्पीड मेंटेन करके रखो तो उस टाइम पे उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकले घर से अपने दोस्त के, आपने देखा टाइम ज्यादा हो गया है, अब जल्दी से घर जाना है। आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो, यानी कि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहे हो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है स्पीड क्या होगी,
बढ़ेगी, तेज जाएगा। अब आपने जब घर देखा कि घर आ गया तो आपने क्या किया, ब्रेक दबाया, तो इससे क्या हुआ, स्पीड कम हुई, यानी एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन से आप मूव कर रहे थे, तो स्पीड कम हो गई और फाइनली आप रुक गए। ठीक है, अब आप घर के अंदर आ गए। अब दोबारा से पड़ोस वाली आंटी ने आपको देखा, तो आप घर पे ही थे, तो वो क्या बोलेगी, आप कहीं गए नहीं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया था, घर लिया था। ठीक है, घर से निकले दोस्त के घर, रेफरेंस पॉइंट क्या है, घर, और दोस्त के घर की डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। आंटी के लिए रेफरेंस पॉइंट भी घर है, तो यानी घर से आप निकले, घर पे आए, आप एक ही जगह पे हो अभी आंटी की नजरों में, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, 60 + 60 डिवाइड बाय 4, अगर सेम ड्यूरेशन लगा हो तो यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गए और आए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।